गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सूरज सर आज आप लोगों को एक ऑनलाइन क्लास लूँगा वीडियो क्लास के माध्यम से। आज एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, जिस टॉपिक का नाम है समास। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि समास है क्या, इसके कितने प्रकार हैं और इसका रोल क्या है हमारे डेली लाइफ में। क्योंकि हम लोग जो भी कुछ सीखेंगे उसको अपने डेली लाइफ से जोड़ के ही सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समास की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर समझते हैं। समास का डेफिनेशन ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और मिल के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। वो भी किस तरीके के शब्द का निर्माण कर रहे हैं, सार्थक समूह। अब सवाल आता है कि हम सार्थक समूह किसे कहेंगे। सार्थक समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अगर हम कहते हैं कमल के समान चरण, तो इसका एक मीनिंग निकलता है कि उसका जो चरण है, चरण का मतलब पाँव, तो वो किसके समान है, कमल के समान है। अगर हम इसको कुछ अलग तरीके से अरेंज कर दें, समान चरण के कमल, तो इसका अपने आप में एक कोई मीनिंग नहीं निकलता है। शब्द तो यहाँ भी है दो या दो से अधिक, पर उस जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे समूह को हम सार्थक नहीं कहेंगे। सार्थक समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसका अपने आप में कोई अर्थ निकलता हो। अब आगे देखिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है वन वर्ड में अगर हम उसको कोई नाम देना चाहेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है जहाँ दो या दो से अधिक शब्द हैं उसको जोड़कर उस एक वर्ड में उसका मतलब निकाल दिया जाए। जैसे नीला है जो कंठ, तो उसमें कितने वर्ड हैं, 4 है। और जहाँ हम उसका एक वर्ड में मतलब निकालते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, नीलकंठ। अगर कोई आपसे पूछे कि समास किसे कहते हैं तो यह भी बता सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 4 राहों के समूह चौराहा, लंबा है उदर जिनका, उदर का मतलब होता है पेट, उसे हम क्या कहते हैं, लंबोदर। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं समास के कितने प्रकार हैं। साधारणतः समास के मुख्यतः 6 भेद हैं या 6 प्रकार होते हैं। 1 नंबर अव्ययी भाव समास, 2 नंबर तत्पुरुष समास, 3 नंबर कर्मधारय समास, 4 नंबर द्विगु समास, 5 नंबर द्वंद्व समास, 6 नंबर बहुव्रीहि समास। चलिए अब हम लोग इन 6 समासों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। 1 नंबर अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। देखिए, अब प्रथम पद किसे कहेंगे। पद को शब्द भी कहा जाता है या शब्द को पद भी कहा जाता है, पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अगर कोई शब्द सिंगल हो, स्वतंत्र हो, एक अकेला हो, जैसे समास, अगर इतना ही लिखा हुआ है तो ये एक शब्द है। पर अगर लिखा हुआ रहे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो ये तो एक वाक्य हो गया, और ये वाक्य जो है ये भी तो शब्दों से मिलके ही बना है। पहला शब्द है अव्ययी भाव, दूसरा शब्द है समास, तीसरा शब्द है किसे, चौथा शब्द है कहते, और 5वां शब्द है। तो जब शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण हो जाए तब हम उस शब्द को क्या कहेंगे,
पद कहेंगे। मतलब पद उन शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य के निर्माण में काम आए। अगर शब्द अकेला हो, सिंगल हो, तो हम उसे शब्द ही कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान होता है। कहने का मतलब है जो भी सेंटेंस होगा उसका जो पहला शब्द होगा उसका अपने आप में एक क्या होगा, इम्पोर्टेंस होगा। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे ना ही वो स्त्रीलिंग होगा, ना ही वो पुल्लिंग होगा और ना ही उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। जैसे कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरि, इस तरीके के चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें पहला पद क्या है, शक्ति, तो ये इसका क्या है, वैल्यू अधिक है। अब हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है। हमने अव्ययी भाव समास में क्या पढ़ा, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद। तत्पुरुष समास में क्या होता है, बाद का पद, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद या तो फिर उत्तर पद। ठीक है, इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह क्या है, को, कर्ता ने, कर्म को, तो को लुप्त हो गया और क्या बच गया, सिर्फ चिड़ी मार। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल और हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, का लुप्त हो जाना और फिर एक नया शब्द बन जाना, जैसे धर्म ग्रंथ। स्नान के लिए, घर के लिए का लुप्त हो जाना, फिर एक नया शब्द बनना, स्नानाघर। मन से चाहा, से का लुप्त हो जाना और नया शब्द बनना, मन चाहा। राजा का पुत्र, का लुप्त हो जाना और एक नया शब्द बनना, राजपुत्र। अब आगे हम लोग आते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसमें पूर्व और उत्तर पद में विशेषण से विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध होता है। इस समास को समझने का बहुत ही आसान तरीका है और वो यह है कि इसमें किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहते हैं कि मोहन को उतने नंबर आए जितने कि सोहन को, या मोहन को उतने नंबर नहीं आए जितने कि सोहन को। जब भी हम किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करते हैं तो वो कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास। जैसे लाल है जो मणि, अब वो मणि तो है पर उसकी तुलना किससे की जा रही है, लाल रंग से। चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो नयन का मतलब आँख, तो आँख की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। अब हम लोग आते हैं चौथे समास पे, जिसको हम कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब पहला पद, पद का मतलब शब्द, संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक का मतलब नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का नंबर होगा उसके कौन से भाग में, पहले भाग में। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 जो है वो क्या है, संख्या है। अब आगे हम आते हैं त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, तो इसमें 3 क्या है, संख्या है। सप्तऋषि,
7 ऋषियों का समूह, इसमें 7 क्या है संख्या है, तो इस तरीके से क्या होगा संख्या होगा। पूर्व पद में अगर संख्या हो तो हम उसे क्या कहेंगे द्विगु समास कहेंगे। जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, पूर्व पद में पहला पद में क्या है 7 है, तो हम इसे क्या कहेंगे द्विगु समास। एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन केस है, जैसे दशानन, उसमें भी 10 आते हैं पर वो द्विगु समास में नहीं जाएगा, वो किस में चला जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब पूर्व पद और अंतिम पद, ये दोनों पद क्या होगा प्रधान होगा, तथा इन्हें विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं कोष्ठक के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं योजक चिन्ह। अब जैसे में दिया गया है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नदी नाले, नदी और नाले, तो इस तरीके के जो उदाहरण है वो किसके उदाहरण कहलाएंगे द्वंद्व समास के। आगे और पीछे। अब आते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कहने का मतलब है इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। अगर हम किसी को कहते हैं पीताम्बर, तो वो समझ जाएगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पीत है अंबर जिनका, मतलब जिसका जो वस्त्र है वो क्या है पूरा आसमान ही है। अब हम लोग आते हैं घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, श्याम का मतलब रंग और घन का मतलब बादल। तो जिसके शरीर का रंग किसके समान है बादल के समान है, तो इससे ये समझ में आ जाती है इसकी किसके बारे में चर्चा की जा रही है, श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर हम किसी को दशानन कहते हैं तो वो समझ जाएगा कि हम उस व्यक्ति को रावण कह रहे हैं। तो 10 है आनन जिसका, आनन का मतलब सर या मुख, ठीक है। तो कितने मुख या सर हैं उसके 10 है, तो दशानन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समास के 6 भेद हैं। समास की परिभाषा ये है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक सार्थक समूह का निर्माण करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे समास कहेंगे। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। 6 भेद इस प्रकार हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अगर इन शॉर्ट हम कहेंगे समास का एक वर्ड में क्या मतलब है, तो समास का एक वर्ड में मतलब निकलता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब छोटा करना। अब आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक इसके विपरीत संधि होता है। संधि का मतलब जोड़ होता है, और जो 1 से 2 शब्दों को क्या करता है जोड़ता है, और जोड़ के फिर एक नए शब्द का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पे बनाएंगे फिर।
तो फिर उसमें आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज का टॉपिक समास रहा। ओके, धन्यवाद।